इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति दोनों है, तरंग भी है और कण भी है। यानी कण का मतलब है कि वो द्रव्य भी है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि लाइट प्रकाश के पास दो प्रकृति है कि ये वेव जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी है। और लाइट वेव की तरह व्यवहार करती है। इसके पक्ष में या इसके द्वारा जिन चीजों को हम अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। पोलराइजेशन भी है इसमें, ध्रुवीकरण। तो ये सब जो इफेक्ट हैं, ये सब जो फिनोमिनन है, ये सब जो घटनाएं हैं, उससे साबित होता है कि प्रकाश वेव की तरह से व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इनको समझाने के लिए कि इंटरफेरेंस कैसे हुआ, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, यंग ने जो समझाया, इसके पहले था कि न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए हम लोगों को मानना पड़ा कि प्रकाश के पास जो प्रकृति है वो वेव जैसी है, तरंग जैसी है। और फिर बाद में ये भी स्थापित हुआ, और वो जो एक्सपेरिमेंट हैं, अभी हम लोगों ने हाल में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो अभी हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर कॉम्पटन का इफेक्ट, कॉम्पटन ने एक प्रयोग किया, तो कॉम्पटन का इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों हम लोगों ने देखा था कि ये वेव नेचर इसको समझा नहीं पा रहा है। प्रकाश को अगर माने कि ये तरंग की तरह से है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को समझाना मुश्किल हो रहा था, नहीं समझा सकते थे। और तब आइंस्टीन ने इसको समझाया, और आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया कि प्रकाश पार्टिकल की तरह से है, वह एनर्जी का पैकेट है, और एक एनर्जी के पैकेट को फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन की एनर्जी hν है। ये सब हम लोगों ने देखा था। तो अब तक यह स्थापित हुआ है कि प्रकाश के पास डुअल बिहेवियर है, तरंग जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी है। ये तो एक पक्ष हो गया। फिर दूसरा पक्ष यह है कि क्या मैटर का मतलब क्या है? द्रव्य। क्या द्रव्य भी ऐसा ही व्यवहार करता है? क्या द्रव्य भी कण की तरह से है? ये तो कण की तरह से है ही है, क्योंकि द्रव्य है, इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास मास है, इसके पास मोमेंटम है, इसलिए ये कण है। ये जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। लेकिन क्या ये तरंग भी है? क्या यह भी तरंग की तरह से व्यवहार करता है, वेव की तरह से व्यवहार करता है? तो डी ब्रॉगली, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, डी ब्रॉगली ने ये सुझाया कि, क्योंकि डी ब्रॉगली एक फिलोसोफर भी थे, इसलिए उनको प्रकृति में ये हमेशा दिखाई देता था कि प्रकृति सिमेट्री को पसंद करती है। और प्रकृति में हम देखेंगे कि सिमेट्री, समानता हमेशा है। तो इस आधार पर डी ब्रॉगली ने कहा कि जब तरंग यानी प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकती है, तो सिमेट्री के आधार पर द्रव्य भी कण और तरंग दोनों तरफ व्यवहार करना चाहिए, और संभवतः करे। और डी ब्रॉगली ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया था कि निश्चित रूप से, क्योंकि वह प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया, और उसके मन में था डी ब्रॉगली के कि नेचर लव्स सिमेट्री, और जब सिमेट्री है और उस सिमेट्री के आधार पर प्रकाश अगर वेव भी है, पार्टिकल भी है,
तो पार्टिकल तो होगा ही, वेव भी होगा, तरंग भी होगा, इस बात को उसने मान लिया। और डी ब्रॉगली ने एक परिकल्पना दिया कि पार्टिकल वेव की तरह से व्यवहार करता है। और उसने कहा कि जितने कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी कण, अगर इसको गतिमान रखा जाए, इसके पास कुछ वेलोसिटी हो और कुछ प्रॉपर कंडीशनिंग हो, तो ये सब जो है वेव की तरह से व्यवहार करेंगे। तो क्या है प्रॉपर कंडीशनिंग? कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मास कैसा होना चाहिए, ताकि हमको लगे कि यह तरंग की तरह से व्यवहार कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। और डी ब्रॉगली की जो परिकल्पना है, डी ब्रॉगली ने मान लिया था कि पार्टिकल वेव की तरह निश्चित रूप से व्यवहार करेगा। और उसने ये कहा कि एक कोई पार्टिकल है, मान लिया कोई ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास मास होगा, मास के साथ साथ मोमेंटम भी होगा इसका। और कोई भी पार्टिकल इस बात से कैरेक्टराइज होता है, उसको हम इसलिए पार्टिकल कहते हैं क्योंकि उसके पास मास है और उसके पास मोमेंटम है। तो ये दो बातें ऐसी हैं जिससे कि पार्टिकल की पहचान होती है कि ये पार्टिकल है। और अगर कोई तरंग है तो उसकी पहचान होती है तरंग दैर्घ्य से, वेवलेंथ से। तो इस पार्टिकल को जिसका मास मान लिया m है, जिसका मोमेंटम p है mv, तो ये अवश्य ही एक तरंग दैर्घ्य रखेगा अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो डी ब्रॉगली ने ये परिकल्पना कर लिया कि इस कण का तरंग दैर्घ्य होगा लैम्डा इक्वल टू h/p। और h क्या है? सबको मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और p इक्वल टू mv। तो ये परिकल्पना थी डी ब्रॉगली की, जिसको उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। और इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस वेव को हम लोग कहते हैं, जो इस पार्टिकल दिखा रहा है, ये वेव जो इस पार्टिकल के द्वारा दिखाया जा रहा है, वेव नेचर, तो उसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेव्स या डी ब्रॉगली तरंगें। और ये जो वेवलेंथ है, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यह पार्टिकल की तरह से कैरेक्टराइज्ड है, तो इसके पास मास है m, या हम सीधे कहें कि इसके पास मोमेंटम है mv। तो ये तरंग की तरह व्यवहार करेगा और उस तरंग का तरंग दैर्घ्य होगा लैम्डा h/p, जो डी ब्रॉगली ने कल्पना किया। और इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली संबंध, डी ब्रॉगली रिलेशन भी इसको कहते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन। और आप इसमें अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ये जो वाला जो पार्ट है, ये मास है और ये वेलोसिटी है, ये मोमेंटम है। ये दिखाता है कि ये कण है, ये दिखाता है कि ये कण है, कण का मतलब द्रव्य है। और ये दिखाता है कि ये तरंग है। तो लैम्डा का अर्थ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस केस में। So this de Broglie wavelength says that it has got a nature as that of a wave, and here in the right hand side what we see is the momentum, and this momentum is a characteristic of the particle. So we can say that this is a relation between the wave and the particle, and this was an assumption of डी ब्रॉगली। और इस परिकल्पना को सत्यापित होने की आवश्यकता है। क्या सचमुच में ये सही है? क्या सच में ये सही है? क्योंकि अब तक तो सैद्धांतिक रूप से डी ब्रॉगली ने
प्रकृति के सिमेट्री के आधार पर इस बात की परिकल्पना किया और उसने कहा कि ये होना चाहिए और ये होगा। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या ये सत्यापित हो सकता है या नहीं, या हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लैम्डा जो है तरंग का लक्षण है, ये जो है तरंग का लक्षण है, और मोमेंटम क्या है, कण का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है। तो अगर किसी के पास मोमेंटम है तो वो कण होगा, उसकी प्रकृति कण वाली होगी, और उसके पास अगर वेवलेंथ है तो उसके पास तरंग की प्रकृति होगी। और इस पार्टिकल को हम लोग देख रहे हैं कि यह कण भी है और इधर तरंग भी है। और ये प्लैंक कांस्टेंट H जो है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये इन दोनों को जोड़ रहा है। इधर है तरंग, इधर है कण, और इन दोनों को जोड़ने का सूत्र ये प्लैंक कांस्टेंट है। और उस समय 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, बहुत ही शुरुआत में, ये प्लैंक का कांस्टेंट और क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग, आइंस्टीन, इन लोगों का शोध बहुत घनिष्ठता के साथ इन सब चीजों पर चल रहा था, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये देखा गया कि एक दूसरे का सिद्धांत काम आ रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने फोटॉन के केस में, विकिरण के केस में ये देखा था कि कोई लाइट वेव है और वो फोटॉन से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोगों ने देखा था कि उसका मोमेंटम कितना था। फोटॉन के लिए है, ये फोटॉन के लिए है। और जब हम फोटॉन कहते हैं तो ये क्या है, प्रकाश किरण है, प्रकाश विकिरण। h/c हम लोगों ने इसको देखा था कि यह स्थापित हुआ था कि प्रकाश के केस में या लाइट रेडिएशन के केस में, ये रेडिएशन है, वेव है, इसके केस में फोटॉन के लिए मोमेंटम का इक्वेशन इस तरह का था। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां से भी यह सूत्र उस समय का है। हम प्रकाश विकिरण के बारे में सोच रहे हैं, और आइंस्टीन ने प्रकाश विकिरण को उसको एसोसिएट किया कि इसका मोमेंटम इस फोटॉन का इतना होगा। और इसको देखिए, फॉर्चुनेटली हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं, तो फिर ये वही आ रहा है जो डी ब्रॉगली ने भी कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दोनों एक ही हैं। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ऐसा विकिरण है, ये ऐसा रेडिएशन है, या ऐसी तरंग है जिसका जो ऐसे फोटॉन से मिलकर बना हुआ है, ऐसे फोटॉन्स, और फोटॉन्स को जब हम कहते हैं तो पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है जिसका मोमेंटम इतना है। तो अगर ये फोटॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये फोटॉन, इसका मोमेंटम p = h/λ है। लैम्डा क्या है, इस तरंग का तरंग दैर्घ्य है, इस विकिरण का तरंग दैर्घ्य है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस p में, लैम्डा में ये है रिलेशन, और यही रिलेशन डी ब्रॉगली ने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल तरंग की तरह व्यवहार करता है, और हम उसको मानते हैं कि तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, तो उसका वेवलेंथ उतना, वो उसकी परिकल्पना थी। और वही इक्वेशन हम आइंस्टीन के इस
लाइट में को अगर ये मानते हैं कि ये फोटॉन से मिलकर बना है और लाइट अगर पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहा है तो क्या रिलेशन होगा मोमेंटम का। ये लाइट जो फोटॉन से मिलकर बना है वह ये फोटॉन अब क्या हुआ, पार्टिकल हो गया। और पार्टिकल है तो इट इज एसोसिएटेड विद ए फोटॉन, फोटॉन्स मोमेंटम। तो ये मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन ये है, ये वही रिलेशन है जो डी ब्रॉगली ने परिकल्पना किया था। अब हम ऐसा देख सकते हैं कि क्या सचमुच में जो हमारे दैनिक जीवन में जो स्थूल वस्तुएं हैं या हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनका वेवलेंथ हम निकालें, वो पार्टिकल है और उस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी हम देते हैं, तो क्या देखें कि इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। और हमको कोई गेंद है, उसको जब हम फेंकते हैं, उसको किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं, उसको गति देते हैं, तो क्या वो वेव की तरह से हमको दिखता है या क्या उसका व्यवहार वेव की तरह से है। और वेव की तरह व्यवहार करने के लिए हमको क्या देखना चाहिए कि इसके पास एक वेवलेंथ होना चाहिए। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि मान लिया कि जो भारी कण है, कोई भारी कण है, इसका मतलब इसका मास थोड़ा ज्यादा है, भारी कण है, इसका मास ज्यादा है, और जब अधिक ऊर्जा होगा, अधिक ये भारी कण है और जिसका अधिक ऊर्जा होगा, अधिक ऊर्जा जिसका होगा उसका क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई कण बहुत भारी है तो इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा मास ज्यादा होना चाहिए। अगर उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लिया मास जो है एक नॉर्मल मास, स्थूल मास है जो हमारे चारों तरफ है, और ये एक बहुत ही सामान्य है कि उसका मास है 0.1 kg। कोई बॉल है, उसका मास है 0.1 kg और इसकी वेलोसिटी है, मान लिया ये 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो एक बॉल है, इसका मास है इतना, इसकी वेलोसिटी है इतनी। हम इसके बारे में देख रहे हैं कि क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका सिग्निफिकेंट है या लग रहा है कि ये वेव जैसा व्यवहार करेगा। तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/p h/mv। h का वैल्यू रख देंगे 6.63 हुआ 10⁻⁻34 और ये कितना होगा, मास कितना है 0.12 kg और वेलोसिटी है 20। तो इसका वैल्यू आ जाएगा करीब करीब 0.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। और क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। और इतना छोटा है कि हम इसको किसी भी यंत्र से माप भी नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, और इसका कहीं स्वरूप दिखाई भी नहीं देगा। इट्स सो स्मॉल दैट इट सो लुक्स दैट इट इज नॉट शोइंग द बिहेवियर ऑफ ए वेव। तो ये जो एक स्थूल कण हम लोगों ने लिया जिसका मास वेलोसिटी ये है, और देखा गया कि इसका वेवलेंथ ऐसा है कि हम बहुत ही स्पष्ट कर सकते हैं कि ये वेव है ही नहीं। चलने के बाद भी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने के बाद भी ये वेव जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये वेव जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। तो हमको लगता है कि हमको क्या करना चाहिए कि मास को बहुत कम कर देना चाहिए, या ऐसे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो, वेलोसिटी ज्यादा हो तो वह वेव की तरह से व्यवहार कर सकती है। इसलिए हमको अपने चारों तरफ तमाम पार्टिकल्स हैं, तमाम द्रव्य हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं लगता कि ये तरंग की तरह से व्यवहार कर रही हो। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है इसलिए, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। और हम जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं
इसका वैल्यू इतना कम आता है, बहुत ही कम आता है, तो वो एक तरह से नगण्य जैसा है, या लैम्डा का वैल्यू करीब 0 जैसा हम मान सकते हैं कि लैम्डा इज 0। सो व्हेन लैम्डा इज 0 इट इज नॉट बिहेविंग लाइक ए वेव। तो ये वेव जैसा है नहीं। हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन, तो उस हाल में इसका वेवलेंथ कितना आता है हम लोग देख सकते हैं। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम V पोटेंशियल से, V वोल्टेज से इसको एक्सेलरेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, इसलिए इसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, EV, और यही एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी से कितना हो गया, EV, काइनेटिक एनर्जी हो गया EV, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ½ mv² इक्वल टू EV। हम लोग बहुत छोटे पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके लिए ले रहे हैं, तो यहां से P का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज P²/2m, P²/2m, तो P²/2m, तो P का वैल्यू कितना हो गया, 2mK। ये हो गया K इज काइनेटिक एनर्जी, ये K, ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कितना है, EV, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2mEV, 2mEV। सबका वैल्यू रख देते हैं, सबका वैल्यू यहां रख देते हैं 2mEV। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, किसका लैम्डा है, ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, और ये आता है h/p। h/p, p का वैल्यू यहां हम रख देते हैं, तो E का वैल्यू हमको मालूम है, M का वैल्यू मालूम है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H का वैल्यू मालूम है, केवल V का वैल्यू नहीं मालूम है, और सभी वैल्यूज रखने पर ये आ जाता है 1.227 डिवाइडेड बाई √V। ये नैनोमीटर में आता है, नैनोमीटर। तो इसकी वेवलेंथ हो गई 1.227 बाई √V नैनोमीटर। अब हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए V है 120 वोल्ट, इफ V इज 120 वोल्ट, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा 1.227 √120। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.112 नैनोमीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ ऐसा है कि लगता है कि ये वेव है, लगता है कि ये तरंग है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इस तरह का कोई भी बहुत ही छोटा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा है, वह वेव की तरह से व्यवहार करेगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसका मास है, या कोई भी पार्टिकल, उसका मास दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसका मोमेंटम निकालेंगे, और इस इक्वेशन से h/p से हम किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये इसका वैल्यू ऐसा आता है कि लगता है कि ये वेव की तरह से काम कर रहा है। अब इन दोनों की हम तुलना कर सकते हैं, दोनों की तुलना करके देख सकते हैं कि जो स्थूल चीजें हैं, जो हमारे आसपास हैं, वो वेव की तरह से नहीं काम कर रही है। जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और दूसरी तरफ एक गेंद है, बाल है। इस बाल का मास कितना है, 150 ग्राम, और इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड।
अब दोनों के वेवलेंथ की गणना हम कर सकते हैं और दोनों के वेवलेंथ की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन तरंग जैसा लग रहा है और कौन तरंग जैसा नहीं है। तो इसके केस में देखिए लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, और h कितना है, सभी लोग इसको अपने आप कर सकते हैं। p का वैल्यू कितना है, mv। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू 5.4 10 टू द पावर 6, इट्स वेलोसिटी है, और इसका वैल्यू आ रहा है और इसके केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, लैम्डा कितना होगा, h बाई पी। h का फिर हम वैल्यू रख देंगे, सब लोग इसको अपने आप कर भी सकते हैं। p का मास कितना है 150 ग्राम, इसको केजी में बदलना है, और ये वेलोसिटी, और इसका वैल्यू आ रहा है 1.47 10 टू द पावर -34 मीटर। देखिए बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। इससे स्थापित होता है कि ये बाल जो है जिसका मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, ये वेव की तरह व्यवहार करता ही नहीं है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो स्थूल वस्तुएं हैं और उनकी स्पीड भी जो अमूमन दिखाई देती है उस स्पीड में चल रहे हैं, तो वो तरंग जैसा नहीं दिखेंगे, तरंग जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इसका मास हमको मालूम है इतना है, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका लैम्डा हम निकालते हैं तो ये करीब 0.135 नैनोमीटर आ रहा है, और ये 0.135 नैनोमीटर वेवलेंथ ये दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से, तरंग की तरह से व्यवहार करेगा। और यह जो वेवलेंथ है वह एक्सरेज के वेवलेंथ के बराबर है, एक्सरेज के वेवलेंथ के बराबर है, यानी एक्सरेज के वेवलेंथ लैम्डा एक्सरेज के बराबर है ये, और इसकी तुलना एक्सरेज से हम लोग कर सकते हैं कि एक्सरेज जैसा है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल बहुत छोटा है, उसका मास बहुत छोटा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वह तरंग की तरह से व्यवहार करेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। और इस ऐसे तरंग इस इलेक्ट्रॉन के केस में जिसका वेवलेंथ है वो एक्सरे के वेवलेंथ के बराबर आता है। तो इसलिए एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन है, एक्सरे का डिफ्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन वेव से तुलना करके हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल द्वारा एक्सरे का डिफ्रैक्शन ये क्या बताता है, वहां से स्थापित हो सकता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला है, जो परिकल्पना की थी डी ब्रॉगली ने, वो सही है।